तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम वेलकम वेलकम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ेंगे आज और पहला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने रखता हूं। ये रहा क्वेश्चन है 509 और 3028 का योग कितना है। बहुत ही बचकाना सवाल जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले और आप आसानी से आगे बढ़ें। तो आपका सवाल है 509 और 3028 का योग क्या है। व्हाट विल बी द सम ऑफ 509 एंड 3028। इसको तो कोई बच्चा भी करेगा, इसलिए आपको दिया है कि आपको आनंद की प्राप्ति हो पहले प्रश्न से। आगे धीरे धीरे हम सवालों को टफ करते चले जाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है 509 और 3028 का योग कितना होगा और सबने कहा है आंसर बी। बहुत बढ़िया, क्योंकि अब देखो 9 और 8 17 का 7 का हासिल लगे, 1 2 और 1 3 5 और 3 यानी 3537। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत ही आसान सवाल था, समय नहीं वेस्ट करूंगा इस पर, आगे चलता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है। यानी अगर आप इस संख्या को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, ये मुझे आपसे पूछना है और ये मुझे आपसे जानना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी जवाब क्या मिलेगा। अभी देख लेते हैं आपका जवाब। उम्मीद करता हूं आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा और आप अच्छे से सवाल का जवाब देंगे मुझे। मैं इंतजार में बैठा हूं कि आप मुझे कब इसका आंसर देंगे। ओके, ओके, बहुत अच्छे जवाब आने लगे हैं। ओके, जवाब मिलने लगे हैं। बी, बहुत सिंपल सवाल था। अगर आप 12 10 12 को डिवाइड करेंगे 12 से, देन यू विल गेट 12 एकम 12। उतारा 1 ना जाने का 0, उतारा 0 ना जाने का 0। अब 101 हुआ ये 101 में 12 का, तो 12 7 84, 12 8 96। कितना बचा 5 52 और 12 चौक 48। शेष कितना बचा 4। तो राइट ऑप्शन बी। क्या बात है, यानी ये भी समझ में आ गया आपको। बहुत बढ़िया, इस तरह सवाल करेंगे तो। लेकिन सवाल अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो बताओ, 100 की घात 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 इंटू 3 टू दी पावर 0 प्लस 5/4 टू दी पावर -1 का सरलीकृत मान क्या है। व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ऐसे सवाल मिल जाते हैं एग्जाम में। 10 टू दी पावर 1/2 0.01 टू दी पावर 1/3 माइनस 0.016 की पावर 1/4 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की घात -1। सवाल का जवाब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चाहूंगा जवाब मिलेगा। सिंप्लीफाइड निकालना है। देखो समझते हैं इस सवाल को। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करने की बात करता हूं, देखो ये लिखा है 100 की पावर 1/2, तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 2 की पावर 1/2। भाई 10 10 100 होते हैं। मल्टीप्लाई ये लिखा था 0.1, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम 1/123। ऐसे लिख सकता हूं ना, इसकी पावर 1/3। इसको देखिए आगे क्या लिखा है -16 बटा, इसको लिख सकते हैं कितना 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है ना, की पावर 1/4। 3 की पावर 0, किसी की भी पावर कितनी 0 होती है तो 1 होता है। और इसको अगर हम अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस का 4/5। इज इट क्लियर। पहला स्टेप समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, अब क्या करें। अब इसको देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या करें 1/10 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3, क्योंकि देखो 10 की पावर 3 यानी 1000। इसको लिख सकते हैं हम 2/10 की पावर 4 टू दी पावर 1/4। यस के नो, प्लस 4/5 कर सकते हैं ना, क्योंकि 16 को लिखा तो 2 की पावर 4 हो गया, 10,000 को लिखा 10 की पावर 4 हो गया। अब ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा 10 गुणा 1/10 माइनस 2/10 प्लस 4/5। यही हो गया ना। ओके, 3 का भी मुझे मिल रहा है आंसर। वेरी गुड। 10 से 10 कट गया तो क्या बचा
1 माइनस 2/10 प्लस 4/5। अब क्या करें, अब देखो 5 एकम 5 और 4 9/5 हो गया ये, तो 9/5 माइनस का 2/10, 10 आपने इसका एलसीएम ले लिया, यू विल गेट 5 दूनी 10 18 माइनस 2 दैट इज 16/10 और जो आपको देगा 1.6। तो राइट ऑप्शन इज 1। बी नहीं होगा, अंदाजे से नहीं देना है सवाल का आंसर। 3 का ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 1.6 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सबको कैसे किया है? सवाल देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे यू विल गेट आंसर इजीली। तो राइट ऑप्शन था ए, एकदम करेक्ट जवाब आपने दिया है। ठीक है, बढ़िया तरीके से उत्तर मिला। जय माता दी। आगे बढ़ें, सबको समझ में आ गया होगा कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है, समझ में आ रहा होगा सारा। एक और सवाल, 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाई किसके बराबर हैं? 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाई किसके बराबर हैं, ये आपको बताना है। 19,000, 19 सैकड़े यानी हंड्रेड्स एंड 19 यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट? तो जल्दी से करेंगे सवाल, उम्मीद है आप सबका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा और काफ़ी अच्छे से आप सवाल को करने की कोशिश भी करेंगे। तो देखते हैं आखिरकार जवाब क्या था। जब भी ऐसा सवाल मिल जाए ना, आप सिंपल करें, 19,000 यानी 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये बना 19,000। क्लियर है? 19 सैकड़े, तो सैकड़े का मतलब 100, तो 9 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1900। 19 इकाई, इकाई मीन्स एक, यूनिट मीन्स एक, तो दैट इज 19। अब इसको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? आपने कहा 9 1 9 0 2, दैट इज द राइट आंसर, 20,919। तो 20,919, बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। बफरिंग थोड़ा सा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बारिश है बेंगलुरु में और मौसम बहुत ख़राब है, इट में भी पॉसिबल, तो वाईफाई जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए अलग से डिवाइस का यूज़ किया गया है। ओके, तो राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। यानी इस तरह के सवाल सीटेट में आ चुके हैं पहले। तो जवाब मुझे मिला है 20,919, वेरी गुड आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? मैं आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा हूं, मैंने बोला 105 के कितने फैक्टर हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है वो इवन भी हो सकते हैं, वो ऑड भी हो सकते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। एनी फैक्टर, फैक्टर मीन्स वो संख्याएं जो 105 को काट देंगे, उनमें से वो कौन सी हैं। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सिंपल तरीका देखो, 105 है ना ये, तो उसको क्या करेंगे? बफरिंग नहीं है, इट्स ओके फाइन। क्या करेंगे? आपने कहा 1 गुणा 105, आप 1 से स्टार्ट करेंगे और अंतिम से चलेंगे। तो अगर 1 से भाग करते तो 105 बचता है, 2 से कटता नहीं, 3 से कट जाता है। 3 से कितना कटेगा? आपने कहा 35, 35 दिया 105। 4 से कटता नहीं, 5 से कट जाता है। आपने कहा ओके, 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा? आपने कहा जी 21 पंजे 105। आपने कहा 6 से कटता नहीं, 7 से काटें तो कितना बचेगा? आपने कहा 15 सत्ते 105। 8 से कटता नहीं, 9 से भी नहीं कटता, 10 से भी नहीं कटता, 11 से भी नहीं कटता, 12 से भी नहीं कटता, 13 से भी नहीं कटता, 14 से भी नहीं कटता, 15 तो ऑलरेडी कट चुका है। तो यानी ये इसके टोटल फैक्टर कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इट हैव। तो यहां पर कितना हुआ? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? इसके संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 होंगे, जो 1 3 5 7 15 21 35 और 105 हैं। और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं कि ऐसा सवाल देख कितने फैक्टर हैं, या 5 से कटने वाले कितने फैक्टर हैं, 7 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर हैं। ऐसे सवाल आ चुके हैं पीछे एग्जामिनेशन में। तो राइट ऑप्शन आपने एकदम करेक्ट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा जवाब था। एक और सवाल, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? और सीटेट जैसे कि लॉजिकल हो चुका है, प्रश्न पूछने का तरीका बदला जाएगा, तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लुक लाइक दिस। आपको बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से मिलेंगे, जहां पर एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना? देखते हैं आपका जवाब क्या है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, 3 लीटर 30 मिलीलीटर इजिकल टू 300 मिलीलीटर, 1 पैसा बराबर 0.01 रुपीज, 1 और आधा दर्जन 18,
ये नहीं है इसमें। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। इनमें से कौन सा आपको गलत लगता है, देखेंगे जवाब तेजी के साथ। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ये सब 8-8 क्यों लिख रहे हैं? और यहां पर ऑप्शन मिलने लगे हैं, बहुत बढ़िया। आप सब लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डी। तो चलो एक एक करके लेते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर मैं 1 mm की बात करूं तो 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, एकदम सही लिखा है। दूसरे की बात करते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब सब जानते हैं ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 3 × 1000 इज व्हाट? आपने कहा 3000 प्लस 30 ये है, तो कितना होगा? 3030 ml, जो कि सिर्फ 300 लिखा है। गलत है ना, गलत हो गया। 1 पैसे में आप सभी जानते हैं 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो 1 पैसा बराबर किसके हो जाएगा? 1/100 रुपए, 0.01। ये एकदम सही लिखा है। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 चीजें। आधा दर्जन में कितना होता है? 6 चीजें। दोनों को जोड़ोगे तो 18, एकदम करेक्ट जवाब। हाँ, दोनों के लिए है परिता, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन आपको मिला, ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर। ये आपने गलत कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, 1/2 में कितने 1/8 हैं? हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 1/2? 1/2 में कितने 1/8 है ये आपको बताना है। जल्दी से करो, पैडागोगी भी सेशन में है, पैडागोगी आपका वेट कर रही है, आपको पैडागोगी के भी सवाल करने हैं आगे। 1/2 में कितने 1/8 है ये आपको बताना है। हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 1/2? तो 7 का बी मुझे बताया जा रहा है। देखो, आप सभी, मैंने पहले भी बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए में कितने 5 रुपए के सिक्के हैं, तो आप कहेंगे सर 100 में 5 का डिवाइड कर दो, 20 सिक्के आ जाएंगे। तो 100 रुपए में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 होगी ना। कैसे किया आपने? आपने 100 में 5 का डिवाइड कर दिया। सेम यहां पर पूछा था 1/2 में कितने 1/8 है, तो 1/8 का डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करते हो अगली बार संख्या बदल जाती है, ऐसे हो जाती है ना। तो 2 चौके 8, दैट इज 4। कितना आसान सवाल था। बी, बहुत बढ़िया, उम्दा 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 प्रदर्शन हो रहा है आज आपका। ऐसे तो बहुत जल्दी सवालों को सॉल्व कर देंगे। बहुत बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत। लाइक करते रहो सेशन को जल्दी से। चलो, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है? ऐसे लॉजिकल सवाल जरूर पूछे जाएंगे। y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा? 3 का xy%, x का y%, xy का 2% या y का x%। देखते हैं जवाब क्या है। सिंपल सवाल है। देखो, उसने बोला y का x%, x/100। भाई, परसेंटेज को 1/100 बोलते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? 1/100। उसने बोला प्लस x का y%, y/100। सॉल्व करें इसको, आपने कहा करो, तो कितना होगा? xy/100 प्लस xy/100। आप कह सकते हैं 2xy/100। अगर मैं इस xy को यहां पर रोक लूं तो इसका मतलब क्या है? xy/2/100। और आप बोलेंगे xy × 2 गुणा 1/100, क्योंकि 1/100 तो क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो मैं लिख दूं xy गुणा 2%, या मैं लिख सकता हूं xy का 2%। दैट इज द राइट आंसर। इट्स सी, नॉट बी। सो 2% ऑफ xy। आसान है, समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बताओ। सिंपल था, जो उसने बोला मैंने वो सवाल में किया। 2xy/100 का मतलब क्या होता है? xy का 2%, क्योंकि 2/100 तो 2% होता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द राइट ऑप्शन इज सी, नॉट बी, इज सी, xy का 2%। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो भाई ऐसे ऐसे सवालों के लाइक वर्क करते रहा करो।
एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताओ क्या होगा। आपके सामने सवाल है, ऑप्शंस है 24, 28, 18 और 20। किसी भी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितनी है, 8 है और 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताओ। इन द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एक्सप्लेन इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 24 सबसे पहले आंसर मिला, 24 मेडिटेशन, 24 आंसर दिए हैं। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, बच्चों को बढ़ाओ, बच्चे कम दिख रहे हैं मुझे। अभी पेडागॉजी शुरू होने वाली है 15वें क्वेश्चन से। एक ऑप्शन मिला है, जब तक मैं बता देता हूं आपको। देखो, इसको बोलते हैं रोम्बस, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसको तो रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज, है ना। इसकी खास बात क्या है, जिसके डायगोनल होते हैं ना, जो विकर्ण होते हैं ऐसे, अगर मैं इसको ए बोलूं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या समझ में आया, समचतुर्भुज यानी डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी बाइसेक्ट मतलब कितना हुआ, अगर ये 0 है तो मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पहला विकर्ण AC था 8, तो ये भी 4 का, ये भी 4 का। दूसरा विकर्ण था 6, तो ये भी 3 का, ये भी 3 का। अब मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आएगी चीज। तो ये क्या बना आपके सामने, ये क्या बना आपके सामने, उसको देख लीजिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण है। अब किसी 90 डिग्री के कोण में आपको एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो आगे वाली कितनी होगी, आपने कहा 5, क्योंकि 3 4 5 का तो ट्रिपलेट होता है ना। तो ये भुजा 5 है, यानी आपको चतुर्भुज की एक भुजा पता लग गई 5। और ये तो आप सब जानते हैं कि समचतुर्भुज की रोम्बस की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं 5 हो गई ना। और पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज सारी भुजाओं का टोटल, ये 4 है, तो 4 गुणा 5 दैट इज 20। ऐसे सवालों को गलत करके आओगे क्या, राइट ऑप्शन इज डी। समझ में आया सबको, ये प्रॉपर्टी बहुत ही प्रीसियस हैं। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो आपके सवाल बहुत जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है सबको, आसान समझ में आया कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट टू ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो राइट ऑप्शन 5। ये कैसे है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर जिनको समझ में ना आया हो। ये समकोण त्रिभुज है, ये 3 है और ये 4 है। आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालोगे, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग का वर्गमूल बराबर कर्ण, ऐसे तो निकलेगा। तो 16 + 9 25 का वर्गमूल निकालोगे तो दैट इज 5। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी इज 5। आपने गलत कर दिया, बहुत ज्यादा गलत उत्तर दे रहे हो आप। क्या बात है भाई, जैसे जैसे सवाल का लेवल बढ़ता जा रहा है आपके उत्तर गलत होते जा रहे हैं। क्या मुझे आसान सवाल लेने पड़ेंगे फिर से। प्रश्न है, दोपहर 2:58 से 4:59 पहले क्या समय होगा। दोपहर 2:58 से 4:59 पहले क्या समय होगा, ये आपको बताना है। सुबह 9:59, सुबह के 10:01, 9:59 रात्रि, या 9:57 रात्रि के। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। टाइम बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में स्पेशली टाइम बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आपको टाइम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट में, क्योंकि उसके ऑलरेडी करिकुलम में डिफाइन है, सिलेबस में लिखा हुआ है टाइम। तो देखते हैं टाइम एंड मनी प्रॉब्लम। ओके, तो देखते हैं। अब जब भी इस तरह के सवाल करें तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। और मुझे 10 1 मिल रहा है, आप इस टाइम को रेलवे के टाइम में कन्वर्ट कर लो, तब आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे आपने कहा 2:58 है, तो अगर इसमें मैं 12 जोड़ दूं तो मतलब कितना हो जाएगा, रेलवे का टाइम के अकॉर्डिंग ये 14:58 हो गया, है ना। आप इसे प्रतिकारी मेथड भी लगा सकते हैं, मैं लगाऊंगा पहले, आप देख लो। 14:58 में से आपको 4:59 कम करने हैं। आपने यहां से हासिल लिया 60 का, 60 और 58 कितना हुआ, आपने कहा 118।
118 में से 59 गए तो 59 ही बचेगा ना। ओके, यहाँ बचे 13, 13 में से 4 गए 9, तो कितना हुआ 9:59 AM, क्योंकि दोपहर से आप बैक आ रहे हो। तो राइट ऑप्शन था ये। आप इसको प्रतिकारी से भी कर सकते थे। कैसे? आपसे कहा 14:58 ये था, चलो मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं पूरा 5 घंटे मान लेता हूं। मैंने इसमें 1 मिनट जोड़ दिया। अगर मैं इसमें 1 मिनट जोड़ देता हूं अपनी तरफ से तो ये 5 घंटे हो जाएगा ना, इट विल बी 5 आवर। तो इसमें से आप 5 आवर्स घटा दो, सीधे 5 घंटे। अगर आप 5 घंटे का कितना होगा 48 और 9, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 1 मिनट जोड़ा था। सॉरी, इट्स 58 ना, मैं इसको 58 लिखना भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो आपने स्टार्टिंग में इसको कितना किया था, 5 घंटे बनाया था। तो अगर देखें तो 14 में से 5 गए 9, 59 आपको बन जाएगा। तो आप ऐसे भी इस सवाल को प्रतिकारी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वेरी गुड। या सिंपल आप क्या करें, इसमें से 1 मिनट कम कर सकते हैं। आप 1 मिनट कम करोगे, वो चॉइस आपकी, इधर भी दिखा देता हूं। आपने क्या करा, 14:58 से आपने 1 मिनट जोड़ दिया, ये 1 मिनट कम कर दिया, ये 4:58 हो गए। ऐसे कम कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो राइट ऑप्शन था 9:59। क्लियर है? एक और बढ़ते हैं आगे। चलो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई का और परिमाप का अनुपात 1:3 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ। सिंपल सवाल है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3। याद रखिएगा मैं किस किस के बारे में बात कर रहा हूं, लंबाई के और परिमाप के, पेरीमीटर के बारे में बात कर रहा हूं। देन इट्स लेंथ एंड द रेशियो ऑफ द विड्थ विल बी व्हाट। आपको बताना क्या है, आपको बताना है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। यदि उसके लंबाई और परिमाप का अनुपात आपको दिया है 1:3, तो समझ लेना इसका मीनिंग क्या है। ये एक आपके सामने आयत है, ऐसे रेक्टेंगल है। उसने कहा इसका जो रेक्टेंगुलर की हम बात करते हैं तो इसका जो लंबाई है वो L है ना। उसने बोला इसका परिमाप कितना होगा, आप सभी जानते हैं 2 × L+B होता है। उनका अनुपात दिया है, यानी L/2 × L+B आपको कितना दिया है, दैट इज 1/3। यही तो है, यानी L = 1 है और 2L+B = 3 है। तो आपने 2 × L+B = 3 था, इसमें L = 1 पुट कर दिया। तो 2 × 1+B = 3, तो 2 + 2B = 3, 2B = 3 - 2 दैट इज 1, B = 1/2। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 आ गई, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई 1/2 आ गई, क्योंकि आपको B निकालना था। उसने बोला लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ, तो लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं इट इज 1:1/2। क्लियर है? अब क्या करें, अब आपने इसको रेशो में कन्वर्ट किया, 2 एलसीएम ले लिया आपने, तो 2 × 2 = 1, दैट इज 2:1, दैट इज राइट ऑप्शन 1। ऐसे तो गलत करके आओगे एग्जाम में, अगर ऐसे करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। हम जनरली इसको 1/2 भी लिख देते हैं, हम इसको आंसर लगा देते हैं कि ये सही होगा, 1/2 आया है। 1/2 सिर्फ उसकी चौड़ाई का वैल्यू है, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। 1/2 सिर्फ उसकी चौड़ाई का वैल्यू है, वो रेशो नहीं है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई के दोनों रेशो को निकालना है। दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सबको समझ में आया? बी नहीं है, इट्स ए। 3-2 कैसे लिख दोगे आप इसको? करें आगे। तो 2-1 आया समझ में सभी लोगों को? मुझे उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर चलिए रहा। एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। एक धनराशि है, वो 15% के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। यानी 15% हर साल ब्याज मिलता है, तो वह साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है। सिंपल सवाल है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, आप इसको 100 भी मान सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर वो धन 100 है तो वो 400 कितना हो जाएगा, ये सवाल है सालों में। अगर 1 साल का ब्याज 15% है तो
जी। यस, डी। हाँ, जब तो लिया है सीमा, लंबाई दिया हो जब तो उसको 1 लिया है। जब लंबाई दिया था 1, तभी तो लंबाई को 1 रखा है यहाँ पर, तभी तो L बराबर 1 पुट किया था। डी 30 वर्ष। क्या बात है। देखो इस सवाल को समझने की कोशिश करना। भाई 100 रुपए की धनराशि है, 15% का आप उस पर ब्याज दे रहे हो, 400% हो जाएगी। तो इस पूरे ड्यूरेशन में उसको इंटरेस्ट कितना मिला? 300% ब्याज मिला ना। आप बताओ भाई 100% का धन था, वो 400% बन रहा है, तो टोटल ब्याज कितना अर्न होगा? आपने कहा 300%। यही तो गड़बड़ करते हो आप सब लोग। ब्याज कितना मिलेगा? 300% ब्याज मिलेगा ना। अब 300% ब्याज मिलता है और एक साल में मिलता है 15%। एक साल में 15% मिलता है, 300% कितने सालों में मिलेगा? आपने कहा 15 दूनी 30, 20 वर्ष में। कितने? विदाउट पेन कर सकते हैं सवाल को। तो सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपने क्या देखा? 15 दूनी 30 सीधा कर दिया। यही तो गड़बड़ हो जाती है। आप प्रश्न को इवेल्युएट करें, पहले प्रश्न को अच्छे से समझें, तब सवाल को करें। सारे सवाल बहुत अच्छे से हैं और आप देख भी रहे होंगे कि आपके सवालों का जो स्तर है वो काफ़ी बेटर है। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ आपकी भूमिका बनाने के लिए 2 सवाल बहुत आसान रखे थे, जिससे कि आप लोगों को आनंद की प्राप्ति हो। अब धीरे धीरे आपके सवाल बहुत गलत हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप भी सब नोट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गलती आप सवालों में कर रहे हैं, करने के नहीं कर रहे हैं। तो आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। फिर समझ लो मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया। मैंने कहा 100% धन था, वो 4 गुना होना, तो 400% बनाना उसको। तो 100% से जब 400% पर आए तो ब्याज कितना मिला? मिश्रधन माइनस मूलधन, 300% ब्याज मिला। तो अगर एक साल में 15% ब्याज मिलता है तो 300% कितने में मिलेगा? आपने 15 का डिवाइड कर दिया। यू विल गेट द आंसर, दैट इज 20 ईयर्स। आसान था, इजी हो गया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं, ये रहा। क्वेश्चन है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है? आपके सामने सवाल है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है? 5671 and the difference obtained by the reversing its digit is what? उम्मीद करता हूं आपके जवाब इसमें, ये आसान सवाल बीच में रखा गया है जिससे कि आप इसको आसानी से कर लें। तो देखो 5671 था, अगर मैं इसके अंकों को बदल दूं कितना हो जाएगा? 1765, यही तो हो जाएगा। बस इसको बदल दिया मैंने। अब उन दोनों का डिफरेंस पूछा था उसने, तो 11 में से 5 गए 6, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 7 गए 9, 3, तो कितना हुआ? दैट इज 3906। तो राइट ऑप्शन डी। तो रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स इज द पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ प्राइमरी क्लास ऑल्सो। इज इट क्लियर टू ऑल? आसान था, इसको तो कुछ नहीं करना। चलो बताओ, निम्नलिखित का मान क्या है, ये आपको बताना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? 4 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 इज व्हाट? ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा? सारे माइनस माइनस में लिखे हैं, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले। देखते हैं जवाब किस लेवल तक आपका आता है। सवाल का जवाब क्या मिलेगा? उम्मीद है जवाब अच्छा खासा मिलेगा। तो देखते हैं जवाब डी। 3 मिल रहा है सबको, क्या बात है। देखते हैं 3, समझते हैं। देखो अगर मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं सबसे पहले, तो क्या होगा? 4 माइनस का ब्रैकेट 6 माइनस का 12 माइनस, अब देखो 8 और 6 14, 14 माइनस का 10 प्लस का, तो माइनस का 4 बचा ना अंदर। अब माइनस जब बाहर है तो प्लस हो जाएगा। 4 माइनस का 6 माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 4। अब क्या करें? 4 माइनस का 6 माइनस का 12 और 4 16। चार माइनस का 10
Okay, I think there's some mistake in the question also. There must be any symbol which is mismatched. तो सवाल देख लेते क्या होता है इसका. तो क्या बना, आपने कहा 4 माइनस का 10 बचा और आपने क्या कम किया, दैट इज -4 माइनस माइनस प्लस का 10 दैट इज 14. तो राइट ऑप्शन 14 होना चाहिए. इसमें एक वैल्यू मिस है भाई आपका, ई ऑप्शन कर लेना 14. यानी इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच में मैनेजमेंट है. दैट मे बी द इशू. देख लेता हूँ दोबारा से. 12 और 4 16 ये सही था. आपने कहा 12 माइनस 10 माइनस 14 माइनस का 4, 12 प्लस का 4 16, 6 माइनस का 16 माइनस का 10 प्लस का 14. हाँ ओके, हाँ कोई बात नहीं है. यहाँ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. इट में भी पॉसिबल कि ये इसमें कुछ कोई सिंबल में गड़बड़ी है. इट में भी पॉसिबल टाइपिंग में कुछ हो गया होगा. इन सवालों में जनरली हो जाता है. तो राइट ऑप्शन 14 है. ओके, ब्रैकेट सॉल्व करना आया है. मेन इशू ये है. एक और चलो, अब आपके सामने पेडागॉगी का संग्राम शुरू होता है. तो सभी लोग तैयार हैं पेडागॉगी के लिए? ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर पेडागॉगी? यस, मुझे पता है आप सब लोग तैयार होंगे. एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है 1. सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना. हाँ, ऑप्शन गलत है. ओके, तो इनमें से कौन सा है? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए टू बी ए गुड मैथमेटिशियन इज नेसेसरी प्रोफिशिएंसी इन आंसरिंग ऑप्शंस और क्वेश्चंस, memorizing most sources, solve question very quickly, understanding, apply and relating all concepts. सबको पता है क्योंकि पेडागॉगी भी तो आसानी से शुरू करेंगे. बिल्कुल सही जवाब है. क्योंकि अच्छा गणितज्ञ, अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सभी कॉन्सेप्ट को समझें, उन्हें अप्लाई करना जानें और उनमें संबंध बनाने की शुरुआत करें. क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द राइट आंसर. बढ़िया. एक और, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना. गणित में लचीलापन एक शब्द है, फ्लेक्सिबिलिटी. क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से. गणित में लचीलापन दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है. गणित में फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ओर संकेत करता है? 1. समान प्रकरण के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की योग्यता. 2. समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता. 1 से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता. परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता. यानी एबिलिटी टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विद द सेम केस, एबिलिटी टू सॉल्व अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स विद क्विक स्किल्स, एबिलिटी टू सॉल्व a particular type of problem using more than one approach, ability to solve problems with precision and write all steps. देखते हैं जवाब क्या मिलता है. बहुत ही बढ़िया सवाल है पेडागॉगी का आपके समक्ष. तो ये आपको पता होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है. पहले आपको बता दूं, जनरली फ्लेक्सिबल का मीनिंग जानते हैं ना, ब्रश का ऐड आता है टीवी में, ये है जिगजैग फ्लेक्सिबल, जो जाए दांतों के कोने कोने तक और निकाले सारे कीटाणुओं को बाहर. देखा है ना ऐसा, है ना? नहीं, वो भी गलत है. इज इट क्लियर? तो लचीलापन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? यानी कोई चीज मूवेबल है, यानी वो फ्लेक्सिबल, लचीलापन उसके अंदर, वो इधर उधर जा सकती है. तो यहां पर गणित में स्पेशली जो फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग होता है कि आप एक प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके निकाल लें. यानी वन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन डिफरेंट वे, वही लचीलापन है. इसीलिए आपको शॉर्ट ट्रिक मिलती हैं, इसीलिए आपको सभी थीसिस के तरीके अलग मिलते हैं, क्योंकि सवाल का उत्तर सेम आएगा लेकिन करने के तरीका बदल जाता है. तो अगर एक प्रश्न को आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी. और गणित में फ्लेक्सिबिलिटी का रूल बहुत ही जरूरी है. क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी. आप उपागम मीन्स अप्रोच, यूज मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. गुड इवनिंग शशि, कैसी हैं आप? नहीं, आयुष वो गलत पढ़ा है.
समान निपुणता के साथ अंग्रेजी, नहीं, लचीलापन कैसे होता? हाँ, इसकी जगह अगर वो बोलता अंतःदर्शी, अगर वो बोलता अंतःविषयी, तो हम मान सकते, दोनों का कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। राइट ऑप्शन सी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भी गणित में ये होता है, वो गलत पढ़ा है आपने। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। 1 सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाली टेप जिसका एक तरफ सेंटीमीटर दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंधित चार्ट। टू टीच डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd, the teacher will take the following materials into the class: centimeter ruler and measuring tape, ruler with different length and units, measuring rods, measuring strips used by the architect and all, measuring tape having centimeter on one side and meter on other side, relationship chart of the different units। तो यहाँ पर जवाब देने की पूरी कदायत जुड़ी है, पूरी तरीके से आप जवाब देने के लिए इच्छुक हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे जवाब, और सही है, क्योंकि आप विभिन्न इकाइयों को पढ़ाना चाहते हैं। आप मीटर भी पढ़ाना चाहते हैं, आप सेंटीमीटर भी पढ़ाना चाहते हैं, आप सेंटीमीटर भी पढ़ाना चाहते हैं, मिलीमीटर पढ़ाना चाहते हैं। तो अब जब उनको पढ़ाना चाहते हैं लंबाइयों की अलग अलग यूनिट्स को, तो आपके पास सिर्फ सेंटीमीटर रूलर काम नहीं करेगा, आपको डिफरेंट टाइप्स के मेजरिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि बालक देखे उन चीज़ों को और समझे, क्योंकि बालक को प्रैक्टिकल लैब में चीज़ों को छू कर समझना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, डी नहीं होगा। देखो, अगर आप सभी संबंध इकाइयों का चार्ट ले जाएंगे, दैट इज थ्योरेटिकल सेशन, और बच्चों को थ्योरेटिकल सेशन से समझ में नहीं आता है। अगर आप पढ़ाने के लिए बात करते हैं, आपको उनको दिखानी पड़ती हैं चीज़ें, ये है फीटा, ये है रूलर, इसमें ये सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, ये तो आपको अब तक याद नहीं हुआ होगा, है ना, अभी तक याद नहीं हुआ होगा। अगर कोई पूछ ले 1 लीटर बराबर कितने हेक्टोलीटर, सो वी आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। मैंने कहा 1 डेसीमीटर में कितने डेकालीटर होते हैं, वी आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, क्योंकि चार्ट पे पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है ना, इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। एक और, यदि एक बालक पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह बालक किस अवस्था में है? दैट इज विभाजनात्मक अवस्था में, दैट इज उपादान को बोलते हैं ग्रेजुएटी, जहां पर मैच्योरिटी लेवल उसको बोलते हैं, मैच्योरिटी लेवल पर है। संक्रियात्मक अवस्था में यानी ऑपरेशनल स्टेज पर है। परिमाणात्मक अवस्था में यानी क्वांटिटेटिव स्टेट में है। हाँ, जरूरतें, जिम्मेदारियां और ख्वाहिश, यूं 3 हिस्सों में दिन गुजर जाता है। ओके, हाँ, वास्तविक चीजों को शो करना। तो सवाल का जवाब क्या होगा? एक विद्यार्थी पूर्णांक बता सकता है, भिन्न और दशमलव भिन्न, यानी सब पर चारों संक्रिया कर सकता है, तो वो कौन सी अवस्था में है? 18 का सी। क्या बात है, 18 का सी मुझे बताया जा रहा है। इज इट करेक्ट? सी इज देयर। ओके, क्या बात है। तो सही जवाब है आपका, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल सही जवाब है। अब इन सभी अवस्थाओं को आप समझ लो। विभाजनात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है? क्लियर दिखेगा अजीत? एक बार अपनी डेंसिटी यानी रिजोल्यूशन बढ़ाइए। विभाजनात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं स्प्लिट स्टेट, इसको डिविजनल स्टेज भी बोलते हैं। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा? इस अवस्था में बच्चा संख्या को उसको कंपोनेंट्स में लिख लेता है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता है। कैसे लिख सकता है चीज़ों को? एक्सपेंडेड फॉर्म में। ही कैन राइट दीज थिंग्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे आपने लिखा 728, तो वह कैसे लिखेगा? 700 + 20 + 8। इसको स्प्लिट स्टेज, डिविजनल स्टेज या विभाजनात्मक अवस्था कहते हैं। क्लियर है? बात करते हैं उत्पादन में ग्रेजुएटी लेवल। इसका मतलब बच्चा पूरा मैच्योर हो चुका है, वो हर चीज़ जानता है, वो हर, यानी इसको बोलते हैं मैथमेटाइजेशन, यानी बच्चे का मैथमेटाइजेशन हो चुका है। लेकिन वो सिर्फ संख्याओं के आधार पर उसको आप मैथमेटाइजेशन नहीं कर सकते कि उसको संख्याएं समझ में आ गई, पूर्णांक दशमलव भिन्न समझ में आ गई, उसको पूरा गणित समझ में नहीं आया, वो मैच्योरिटी लेवल पर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने निशा। संक्रियात्मक अवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है? वो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने शुरू कर देता है, चारों ऑपरेशन, इसी को बोलते हैं ऑपरेशनल स्टेज।
और परिमाणात्मक अवस्था को बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टेज, यानी बच्चा यहाँ पर मैचिंग कर सकता है, चीज़ों को गिन सकता है कि यहाँ पर कितनी चीज़ें रखी हुई हैं। बात समझ में आई? तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? दैट इज ऑपरेशनल स्टेज। ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल पढ़िए। सवाल क्या होगा इसका जवाब? मैं थोड़ा पानी ले लेता हूं जरा। बफरिंग नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, यानी आकार जानते हैं ना आप, शेप्स एंड स्पेस, स्थान की समझ को विकसित करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को क्रम में लगाओ। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि क्रम में लगाओ, ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे इस बार टेट में। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते उनका वर्णन करना। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, अच्छा ये 2 डंडे लगे हैं भाई, इसको हटा देना, ये अलग डंडा एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पर, 2 बार आ गया ना इसलिए। हाँ, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जवाब क्या मिलेगा? लेट्स सी। जवाब आपके सामने है और ऑप्शन देने हैं आपको। मैं देखूंगा आपका जवाब कौन सा मिलता है। ओके, सवाल आपके समक्ष ए, सबने कहा ए। ओके, राइट ऑप्शन डी भी मिल रहा है मुझे, क्या बात है, डी भी मिल रहा है मुझे। चलो बता देता हूं, राइट ऑप्शन सबने अपने अपने दिए हैं, लेकिन जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर डी उनका गलत जवाब है। हाँ, जिन्होंने सी कहा है वो भी खुश ना, उनका भी गलत जवाब है। भाई ए वाले तो बिल्कुल गलत हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर, बी। समझ लेना क्यों बी सही है। ए इज नॉट द राइट आंसर, दैट इज द राइट ऑप्शन बी। समझो क्यों है बी, समझने की कोशिश करना। आप चारों लाइंस को पढ़ो और तब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो। आप खुद देखो, आपको एक ही पॉइंट से आपका सवाल सही हो जाता। मुझे बताओ, 2D आकारों की विशेषताओं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स एक्सप्लेन बाय द स्टूडेंट्स बाय हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी अपनी बुद्धि के आधार पर बच्चा उनकी विशेषताओं को एक्सप्लेन करता है, बताता है, वर्णन करता है। तो ये सबसे लास्ट का स्टेप है, सबसे लास्ट का स्टेप हुआ ना। अगर किसी बालक को जब आप पढ़ाओगे, समझाओगे, दिखाओगे, उसको प्रैक्टिस कराओगे, उसके बाद ही तो वो किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद तो वो एक्सप्लेनेशन दे पाएगा। अगर उसको कुछ पता ही नहीं है तो वो कैसे एक्सप्लेन कर सकता है किसी चीज को? हाँ जी, क्या बच्चा एक्सप्लेनेशन दे देगा? सहज बुद्धि से वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन देना। एक्सप्लेनेशन देने का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग के बाद का पार्ट। बात समझ में आ रही है सबको? तो यानी सबसे बाद में वो करेगा। अब सब सवाल, सबसे पहले वो आकृतियों को छाटेगा, क्योंकि बच्चा उनकी बनावट के आधार पर चीजों को छाटता है। ये वॉन हेले का लेवल नंबर 1 विजुअलाइजेशन है। ये लेवल नंबर 1 है ना विजुअलाइजेशन, जहां पर बच्चा आकृतियों को उनकी दिखावट के बनावट के अनुसार छांटता है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, आकृतियों को छांटना। लास्ट स्टेप मैंने बताया, वो बुद्धि से जब वर्णन करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा, तो वो लास्ट स्टेप हो गया। अब शायद आपको 2 स्टेप बचे, आपको ऑप्शन मिल भी जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? वो उनका अवलोकन करेगा, यानी उन चीजों को अवलोकन करेगा, उनकी विशेषताओं का मिलान करेगा।
और उसके बाद उनका वर्णन करेगा कि 2D आकार की भुजाएं हैं, उसमें कितने शीर्ष हैं, उसमें विकर्ण की गणना करेगा। उसके बाद यानी पहले क्या आएगा, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इस तरह से बच्चा विकास करता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको आगामी सेट में इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले हैं। मैचिंग करो, क्रम से लगाओ। तो इस बार आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करने की ज्यादा जरूरत है। पीछे तो कभी एक सवाल आया नहीं भी आया। तो इस बार लॉजिकल सवाल पूछने का मतलब है, साफ लिखा है, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी चेंज, द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन विल बी चेंज। अरे क्या बताए। तो आपको चीजों को समझ में आना चाहिए कि एक स्टेप पकड़ लो, वही आपके उत्तर को दे देगा। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, एक और सवाल। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने निशा। एक और, चलो देखते हैं जवाब क्या है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? हु इज द राइटर, हु इज द ऑथर ऑफ मैथमेटिक, इसको गणित सार संग्रह, ये बुक का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ बुक, गणित सार संग्रह। कोई भी मुझे बताए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और आप बताएंगे तो मुझे, और उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे अच्छा भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इसका जवाब नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, लेकिन दबाना पड़ेगा आपको। ओके ओके गुड। तो सवाल मुझे मिलने लगे हैं। हाँ, सवाल का जवाब मुझे मिलने लगा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, करें पोल। बीस का बी, भास्कराचार्य। ओके, मुझे बी मिल रहा है आपका भास्कराचार्य। चलो देख लेते हैं भाई, आपका जो भास्कराचार्य है उस सबसे पहले दिया है मुझे इन्होंने आंसर। चलो वेरी गुड, आपने दिया तो मानेंगे जरूर। ओके ओके, बी, सबने बी कहा है, क्या बात है। चलो भाई, जैसा आपने कहा बता देते हैं, यानी इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सारी बुक के नाम। हमारे जो आर्यभट्ट साहब थे, उनकी किताब का नाम था, जो बहुत फेमस थी, दशगीतिका। क्या नाम था? दशगीतिका। याद रहेगा, नोट कर लो, दशगीतिका। आर्यभट्ट साहब की किताब का नाम था दशगीतिका। वहीं भास्कराचार्य की किताब का नाम था, किसी को पता है? मिताक्षा। इन किताब का नाम था मिताक्षा। जो भास्कराचार्य थे उनकी किताब का नाम मिताक्षा था, मिताक्षरा, दैट इज मिताक्षरा, दैट इज मिताक्षरा। भास्कराचार्य, हाँ, और उनका था एक और किताब का नाम था, उनका नाम था शायद वशन भाष्य, इस तरह का नाम था उनका, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद यही होगा, विशन भाष्य, ये उनकी किताब थी। मुझे इसका तो कंफर्म है, इसका नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से जा रहा है। ओके, बात करते हैं महावीराचार्य। इनकी किताब का नाम था गणित सार संग्रह। ब्रह्मगुप्त जी जो थे, उनकी किताब का नाम था कुहक। ये इन सबकी किताबों के नाम हैं जो बहुत ज्यादा फेमस थी। हाँ, भास्कराचार्य गणित सार संग्रह, बिल्कुल सही कहा, बात समझ में आ गई। आर्यभट्ट साहब की दशगीतिका, भास्कराचार्य की मिताक्षरा या विष्णु भाष्य, महावीराचार्य जी की किताब का नाम था गणित सार संग्रह जिसको पूछा गया, और ब्रह्मगुप्त जी की किताब का नाम था कुहक। इन सब ने जो काम किया था वो गणित सार संग्रह गणित पर काम हुआ था। ब्रह्मगुप्त जी ने, भास्कराचार्य जी ने बीजगणित पर काम किया था, आर्यभट्ट ने दोनों पर काम किया था। तो राइट ऑप्शन क्या था? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड यार, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। एक और सवाल, चलिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है, किस पर बल देती है? गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा।
गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए और निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए, यह अलग होगी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, मैथमेटिक्स विल बी टॉट टू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। Success in mathematics is essential for every child. Students should have their exam first for logical mathematical ability, and mathematics curriculum will be different for the following for the below average students. देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हंसी हंसी में जवाब अच्छा आना चाहिए। और ये लाइक बड़े कम हैं आज, क्या बात है भाई, लाइक कितने कम, बच्चे पहुंच गए 40, लाइक रह गए 30। बहुत ना इंसाफी है, ये तो बहुत बड़ा ना इंसाफी है भाई, जल्दी से लाइक करो। सी, चलो बताते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ आप लोग सोच रहे हैं कि इसका जवाब डी होगा, बहुत सोच रहे हैं कि डी होगा, तो जिन्होंने डी सोचा है वो गलत सोचा है। बहुत सारे बच्चों से सी होगा, पहले टेस्ट लिया जाता है स्कूल में, गलत जवाब सी भी। और विद्यार्थियों यानी कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट को गणित ही पढ़ाया जाएगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। हाउ इट्स पॉसिबल कि आप सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को पढ़ाएंगे। एनसीएफ मानता है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इसलिए कक्षा 8 तक गणित अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। आप कह रहे हैं कि गणित पढ़ाने के लिए पहले उसकी एक परीक्षा हो, हाउ इट्स पॉसिबल। आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसका पहले टेस्ट होगा कि उसे गणित कितना, तब स्कूल में लोगे। अरे आप नींव रख रहे हो, बच्चों को तो कुछ नहीं आता है। बात समझ में आई, क्लियर है? ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपने देखा होगा, बचपन से देखा है ना आपने कि हम जब स्कूल में जाते थे हमारी तो परीक्षा होती थी, हमारा तो पेपर होता था, तब हम करते थे, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, एनसीएफ इसको नहीं मानता। एक और सवाल, सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धनराशि के योग को कुशलता से आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, यानी द मोस्ट appropriate strategy that can be used to assimilate the sum of money efficiently. Assimilate means समझना, समझ में आ जाना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? देखते हैं। भूमिका निर्वाह, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना संप्रेषण तकनीक, प्रतिरूपों का प्रयोग। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 22 का, अगर आप पैसे संबंधित बात करते हैं, बचपन में देखा था ना, जैसे कोई आपके घर पे आता था, छोटा बच्चा आपके घर में है और उसे कोई पैसा देता था तो पैसे को पकड़ लेता था, तो कहते थे ना, अरे देखा मेरा लल्ला कितना तेज है, पैसे को अभी समझता, पैसा छोड़ता नहीं है, पैसे तो यूं पकड़ लेता है। ऐसा बहुत बार होता है ना। तो क्योंकि पैसे से बच्चे को मिलती है चिज्जी। चिज्जी जानते हो ना, दुकान पर खाने की चीज जिसको आप आज के नंबर किंडर जॉय चॉकलेट बोलते हैं, हमारे बचपन में उसको चिज्जी बोलते थे। चिज्जी मिलते तो पैसा बड़ा प्रिय होता है। और पैसे का हिसाब किताब लगाने का सबसे अच्छा तरीका है रोल प्ले। आप बच्चे को रोल प्ले करने के लिए दो, यानी अगर आप उसको सवाल दोगे कि रामू बाजार जाता है, वह आधा किलोग्राम खीरा खरीदता है 5 रुपए किलो के हिसाब से, वह 3 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 10 पेन लेता है, बताओ उसने कितने पैसे दिए। तो इस सवाल में आप भी गलती कर देते हो। लेकिन अगर बच्चे को बोलें कि सपोज मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए और मार्केट भेजा, तुमको 5 रुपये की चॉकलेट लानी है और 8 रुपये के हिसाब से 5 टॉफी लानी है, तो क्या होगा? तो बच्चा उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप पैसे संबंधित, पैसे से जुड़े कोई भी चीज़ों को बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, उसका सबसे बेस्ट तरीका है रोल प्ले मेथड, यानी भूमिका निर्वाह। दैट इज द राइट ऑप्शन ए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये बचपन से आप सीखेंगे, बचपन का प्यार है, ऐसे कैसे भूल जाओगे? बचपन में बहुत प्यार था ना आपको पैसे से, वो तो हमेशा जिंदगी भर रहता। लेकिन जब बचपन में बुआ आती थी, मामा आते थे, मामी आती थी, आपको पैसे दिए जाते थे तो आप उनको जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लेते थे, ले अब मैं ड्रेस लूंगी, मेरे मामा दे के गए, है ना। दैट इज भूमिका निर्वहन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया है सवाल? तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया है, कोई बात नहीं है,
आकांक्षा चलता रहता है। अगर आपको सेशन अच्छा समझ में आया है तो भाई अपना सेशन को कमेंट में जरूर करके जाएं कि आपको सेशन कैसे लगा। क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।